हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो मैं आपको बता देती हूँ कि हम लोग क्लास 6 का पॉलिटी वाला पार्ट कर रहे हैं। इसमें हम ऑलरेडी 3 चैप्टर्स को कंप्लीट कर चुके हैं और मैंने जैसे कि बताया था आपको कि मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे आपकी क्लास होती है और उसके बाद तीनों डेज़ में जो जो हमने पढ़ा है उसका हम संडे की क्लास में रिवीजन करते हैं। ठीक है, तो आपकी ये तीनों क्लासेस हो चुकी हैं, फर्स्ट सेकंड और तीन चैप्टर्स हो चुके हैं आपके और संडे को हमने रिवीजन भी कर लिया है। ठीक है, तो आज हम चैप्टर नंबर 4 करेंगे जिसका नाम है पंचायती राज। ठीक है, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था सरकार के बारे में। ठीक है, सरकार के क्या क्या काम होते हैं, सरकार के स्तर क्या क्या होते हैं। तो हमने 3 स्तर पढ़े थे सरकार के, जिसमें कि पहला हमने पढ़ा था स्थानीय स्तर, दूसरा हमने पढ़ा था राज्य और तीसरा हमने पढ़ा था राष्ट्रीय। ठीक है, समझ में आ गया आपको कि हम पढ़ा क्या रहे हैं और आप क्या समझ रहे हैं, वो चीज़ क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो 3 चैप्टर आपके हो गए हैं। क्लास 6 की पॉलिटिकल साइंस हमने स्टार्ट करी है, जिसकी 3 दिन की क्लासेस हो चुकी है। संडे को आपका रिवीजन भी हो चुका है। इन चारों चीज़ों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखी है तो आप ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने अपनी पढ़ाई शुरू नहीं करी है सीटेट एग्ज़ाम के लिए तो आप जल्दी ही अपनी पढ़ाई शुरू कर दें, क्योंकि इस बार आपको अच्छा खासा टाइम दिया गया है, नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आ गया है। तो आप उस टाइम को वेस्ट ना करें और जल्दी से अपनी पढ़ाई शुरू करें और इस बार अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लें। ठीक है, तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पंचायती राज, जैसे कि हमने पढ़ा सरकार के स्तर के बारे में कि सरकार 3 स्तर पर काम करती है, स्थानीय स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर। तो यहाँ पर जो अब हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं स्थानीय स्तर पर। ठीक है, यहाँ पर हम स्थानीय स्तर की बात कर रहे हैं। तो पंचायती राज क्या होता है, अब यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि जब लोग अपना प्रतिनिधि चुन लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है। अब हमने सरकार में अपने प्रतिनिधि को चुन लिया, अब क्या होगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा निर्णय कैसे लिए जाते हैं। यहाँ हम ग्राम सभा को भी देखेंगे जिसमें लोग प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। मतलब ग्राम सभा ऐसी होती है जिसमें गांव के लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं और अपने प्रतिनिधियों से जवाब मांगते हैं। मतलब अगर हमने आपको चुना है तो आपने हमारे लिए कुछ काम किया भी है या नहीं किया। ठीक है, इस तरीके से ये सभा होती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये यहाँ पर पंच बैठे हुए हैं और ये गांव के लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, तो पूरी उनकी डायरेक्टली बात होती है। अब यहाँ पर ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। मतलब ग्राम सभा क्या होती है ये बताया गया है कि जितने भी वयस्क होते हैं उस क्षेत्र में रहने वाले, उन सबकी एक सभा होती है। हो सकता है कि उसमें सिर्फ एक गांव हो या एक से ज़्यादा, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक गांव की होगी, एक से ज़्यादा गांव भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसा कि इसमें उदाहरण में दिया गया है कि कई राज्यों में हर गाँव की ग्राम सभा की बैठक अलग होती है। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज़्यादा हो, जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो या जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। अब ग्राम सभा का सदस्य कौन कौन होता है, जिसके क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए। आपकी उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा होनी चाहिए, आपको वोट देने का अधिकार होनी चाहिए और गांव की जो मतदाता सूची है उसमें आपका नाम होना चाहिए। तो आप ग्राम सभा के सदस्य हो जाते हो। ठीक है, अब यहाँ पर सारे लोग आए हुए हैं और सभा हो रही है, तो वो गांव की बातचीत यहाँ पर बताई गई है। जैसे कि आज का दिन बड़ा खास है, सभी लोग जल्दी जल्दी ग्राम सभा के लिए जा रहे हैं। क्या आपको पता है क्यों? क्योंकि पंचायत के चुनावों के बाद आज पहली बार ग्राम सभा की बैठक हो रही है। पंचायत के चुनाव हो गए, लोगों ने अपने प्रतिनिधि को चुन लिया, अब ये पहली बैठक है, इसलिए जितने भी गांव के लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं इस सभा के लिए। अब हरदास गांव के लोग यह जानने के लिए बहुत उत्सुक है कि नई पंचायत ने उनके लिए क्या योजना बनाई है। और लोग इसलिए भी एक्साइटेड है कि क्या क्या योजनाएं बनाई हुई हैं, अब हमारे लिए सरकार क्या क्या काम करेगी जिससे हमें फ़ायदा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात आ जाती है ग्राम सभा की। ग्राम सभा की बैठक की शुरुआत में सरपंच और पंच ने सड़क की मरम्मत पर होने वाले खर्चे का ब्यौरा कहा कि इस साल के लिए हैंडपंप और गहरे कर लेते हैं और कुओं को साफ कर लेते हैं। ठीक है, ये सारी बातें इस तरीके की हो रही है। अब यहाँ पर मैं आपको समझा देती हूँ कि जो ग्राम पंचायत होती है कई वार्ड छोटे छोटे क्षेत्रों में बटी हुई होती है। प्रत्येक वार्ड का एक अपना प्रतिनिधि चुनता है जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। इसके साथ पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं जो कि पंचायत का मुखिया होता है।
वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए करते हैं। अब यहाँ पर आपको ऐसे क्लियर होगा, जैसे कि एक ग्राम पंचायत है, ये हो गई आपकी ग्राम पंचायत, ठीक है। ये आपकी छोटे छोटे वार्ड्स में बटी हुई है इस तरीके से, ये आपकी हो गई छोटे छोटे वार्ड्स में बट गई, ठीक है। अब प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है, यहाँ से आप एक प्रतिनिधि अपना चुनते हैं, ये रहा आपका प्रतिनिधि, ठीक। आपने प्रतिनिधि चुन लिया। इसके बाद पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं। अब ये सब लोग मिलकर क्या करते हैं, ये सब अब सरपंच को चुन लेते हैं, ठीक है। अब सरपंच को चुन लिया, उसके बाद जो पंचायत का मुखिया होता है, सरपंच कौन होता है, सरपंच होता है आपका पंचायत का मुखिया, ठीक है। अब पंच और सरपंच, पंच आपको पता चल गया कैसे मिले, ग्राम पंचायत हो गया, ग्राम पंचायत का हर एक वार्ड में डिवाइड होती है, हर वार्ड का एक प्रतिनिधि चुना जाता है जिसको हम पंच कहते हैं। क्या कहते हैं हम, पंच कहते हैं। उसके बाद इन पंच का जो मुखिया होता है वो कौन होता है, सरपंच होता है। सरपंच और पंच मिलकर ये क्या करते हैं, ग्राम सभा जो ग्राम पंचायत होती है उसका गठन 5 साल के लिए करते हैं। क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब इसमें एक सचिव भी होता है जो कि इन सब के ऊपर होता है, लेकिन उसका चुनाव नहीं होता, वो सरकार के द्वारा चुना जाता है, सरकार उसको अपॉइंट करके भेजती है वहां पर, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है, जो कि ग्राम सभा हो गई है, ग्राम पंचायत की बैठक हो गई, उसको बुलाना और जो भी चर्चा या निर्णय उसमें लिए गए हैं उनका रिकॉर्ड रखना। ये सब काम किसका होता है, ये सब काम होता है आपका सचिव का, ठीक है। ये सब काम हो गया आपका सचिव का, इतना क्लियर हो गया। अब आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पर एक है तिजिया, ये क्या कहती है, इससे तो काम नहीं चलेगा, हम कुछ पक्की व्यवस्था करनी पड़ेगी क्योंकि हर साल पानी का स्तर नीचे गिरता जा रहा है, जितना पानी ज़मीन में रिस के जाता है हम उससे ज़्यादा उपयोग करते हैं, ठीक है। अब ग्राम सभा के एक दूसरे सदस्य हैं अनवर, उन्होंने सबको बताया है कि उसने महाराष्ट्र में गाँव में पानी के संरक्षण के बहुत नए तरीके देखे हैं। वह उस गांव में अपने भाई से मिलने गया था, उसको जल संवर्धन विकास कार्यक्रम वाटरशेड कहते हैं, उसने सुना था कि सरकार ने इसके लिए पैसा भी दिया था। उसके भाई ने गांव के लोगों में पेड़ लगाए थे, नालों पर चेक डैम यानी छोटे छोटे बांध बनाए थे और टंकियां बनाई गई थी। अब जितने भी वहाँ पर लोग थे उन सबको अनवर का यह विचार बहुत अच्छा लगा कि हाँ हमें इस तरीके से ये चीज़ें करनी चाहिए, ठीक है। अब जो यहाँ पर क्या हो रहा था कि सबके पता करने के लिए कहा। अब ग्राम सभा में चर्चा के लिए अगला मुद्दा था गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों की सूची पर स्वीकृति लेना। जैसे कि सूची में दर्ज नाम पढ़ने शुरू किए गए, लोगों के बीच में खुसर पुसर होने लगी। अब यहाँ पे था, गांव में आपको पता है कि हर तरीके के ही लोग होते हैं, ऊंची जाति के भी होते हैं, नीची जाति के भी होते हैं, गरीब भी होते हैं, अमीर भी होते हैं, हर तरीके के होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, गरीबी रेखा से जो भी नीचे आते हैं उनके नाम पढ़ने शुरू कर दिए। अब जब जैसे ही नाम लेने शुरू हुए तो लोगों ने आपस में एक दूसरे के साथ बातें करनी शुरू कर दी। अब नटवर ने हाल ही में एक रंगीन टेलीविज़न खरीदा है, तो उसके बेटे ने एक नई मोटरसाइकिल भी भेजी है, वह गरीब रेखा के नीचे कैसे हो सकता है। यहाँ पर आपस में बात चल रही है। अब सरोज ने सुखीबाई कहती है कि बिरजू का नाम इस सूची में कैसे आ गया, उसके पास तो इतनी सारी ज़मीन है, इस सूची में तो सिर्फ गरीब लोग होने चाहिए, वो गरीब कैसे हो सकता है। हाँ, ओम प्रकाश मजदूर है, उसके पास ज़मीन नहीं है, वो बहुत मुश्किल से अपना गुजारा चलाता है, बट उसका नाम इस सूची में नहीं है। तो वो कहता है कि तुम्हें तो पता ही है कि नटवर और बिरजू अमीर चंद के दोस्त हैं। अब अमीर चंद को कौन कोई कुछ कह सकता है। अब ये अमीर चंद कौन है ये भी आपको आगे पता चलेगा, ठीक है। अब ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। अब ग्राम पंचायत जो होती है ये और ग्राम सभा जो होती है ये डायरेक्टली लोगों के साथ बातचीत करते हैं, उनकी समस्याओं के बारे में, और उनको सुलझाने का वो भरपूर प्रयास भी करते हैं, ठीक है। अब ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजनाएं लोगों के सामने रखती है। अब ये क्या करते हैं, जितनी भी इनकी प्लानिंग होती है कि हम भाई पानी के लिए ये करेंगे, सड़कें के लिए ये करेंगे, और नए कुएं खोदेंगे, या नए नए जो भी हम चीज़ें योजना ला रहे हैं उसके बारे में बात करी जाती है। अब ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोक सकती है। अब ग्राम पंचायत जो पंचायत हो गई, जैसे कि आपकी पंचायत के पंचायत के ऊपर होती है आपकी ग्राम सभा, ठीक है। पहले होगी आपकी ग्राम सभा, उसके नीचे आपकी पंचायत। अब ग्राम सभा के पास ये
अधिकार होता है कि पंचायत अपने मनमाने ढंग से काम नहीं कर सकती, ठीक है। साथ ही पैसों का दुरुपयोग और गलत काम ना हो इसकी निगरानी भी करती है। ये किसका काम होता है? ये ग्राम सभा का काम होता है, जो कि एक तरीके से ये निगरानी रखती है कि पंचायत अपना काम ठीक से कर रही है या नहीं कर रही है, जो उसको पैसा मिला है लोगों की भलाई करने के लिए वो वहीं पे यूज हो रहा है या उसको गलत काम में वो उपयोग कर रही है, ठीक है। इस तरह से ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधियों पर नजर रखने और लोगों के प्रति उन्हें जिम्मेदार और जवाबदेह बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मतलब यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जो ग्राम सभा है उसका कितना इम्पोर्टेंट रोल है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि अमीर चंद कौन है। अब अमीर चंद पहले गांव का जमींदार था, अभी भी बहुत सारी जमीन का वो मालिक है, ठीक है। लेकिन हमें ओम प्रकाश का नाम तो सूची में डलवाना ही चाहिए। लोग आपस में बात कर रहे हैं कि भाई ओम प्रकाश बहुत ही गरीब आदमी है, उसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं, उसका नाम तो यहाँ जरूर होना चाहिए। अब सरपंच ने देखा कि लोगों के बीच में खुसर पुसर हो रही है, उन्होंने पूछा कि अगर किसी को कुछ कहना है तो आप आराम से कह सकते हैं। तो सरोज सूरजमल को उकसाने की कोशिश करती है और नटवर और बिरजू के बारे में पूछे, मतलब इस तरीके से बात हो रही है कि तुम पूछो। अब अमीर चंद ग्राम सभा में बैठे सब पर निगाह रखे हुए था। सरोज ने उठकर कहा कि ओम प्रकाश का नाम सूची में होना चाहिए। दूसरे लोगों ने भी माना कि हाँ भाई, ओम प्रकाश का परिवार जो है वो बहुत गरीब है, तो उसका नाम तो जरूर ही होना चाहिए। अब उसका नाम क्यों नहीं था सूची में? अब जिस व्यक्ति ने गरीब रेखा के नीचे आने वाले परिवारों का सर्वेक्षण किया था, उसने बताया, मैं ओम प्रकाश के घर कई बार गया पर वहां पर ताला लगा हुआ था, वह शायद कहीं काम ढूंढने के लिए गया हुआ है। तो सरपंच ने कहा कि ओम प्रकाश की पारिवारिक आय देखी जाएगी और अगर वह सरकार द्वारा तय की गई राशि से कम है तो उसका नाम भी सूची में शामिल किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये बात हो गई। अब बात आती है ग्राम पंचायत की। ग्राम पंचायत की नियमित रूप से बैठक होती है। उसका मुख्य काम उसके क्षेत्र में आने वाले गांवों में विकास कार्यक्रम लागू करवाना होता है, ठीक है। पंचायत की यहाँ पर बात हो रही है। जैसे कि आपने देखा कि ग्राम सभा ही पंचायत के काम को स्वीकृति देती है, तभी पंचायत अपना काम करती है। मतलब पंचायत कुछ अपनी जैसे कि पेपर्स अगर वो लेके जाते हैं तो हम ऊपर अफसर के पास लेके जाते हैं, वो फिर उस पर सिग्नेचर करता है, ऑर्डर देता है, हाँ ये काम आप कर सकते हैं। तो पंचायत जो भी कुछ प्लानिंग करती है, जो भी कुछ उसे गाँव वालों के विकास के लिए करना होता है, कोई भी कार्यक्रम चलाना होता है, तो वो पहले ग्राम सभा के पास जाती है, वहां से एक तरीके से स्वीकृति लेती है, उसके बाद फिर वो अपना काम कर पाती है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब आगे अगर हम देखते हैं तो ग्राम पंचायत के काम क्या क्या होते हैं, ठीक है। ग्राम पंचायत के काम होते हैं सड़कें हो गई, नालियां हो गई, स्कूल भवन, पानी के स्रोत और अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण करवाना और रख रखाव करना। ऐसा नहीं है कि भाई निर्माण तो करवा दिया सड़कों का, फिर छोड़ दी, टूट रही है सड़कें, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब दूसरा इसमें आ जाता है स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना। तीसरा इसमें आ जाता है गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करना। अब आप एक सोचो, अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट गांव के लोगों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाती है, ठीक है। योजनाएं आपकी चलाई जा रही हैं, योजनाएं वो किस लेवल तक, स्थानीय स्तर तक पहुंचती है जब उनको फिर लागू करना, और वो ठीक से हो पा रही हैं या ना हो पा रही हैं, क्योंकि जो ग्राम पंचायत हो गई वो डायरेक्ट लोगों के साथ कनेक्ट करती है। तो आप समझ रहे हैं ना कि कोई भी अगर योजना निकलती है तो उसको ग्राउंड लेवल तक आने में कितना टाइम लग सकता है। अब ग्राम पंचायत की जो आमदनी होती है वो किस तरीके से होती है? घरों एवं बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली जो राशि होती है, विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद और जिला पंचायत द्वारा आती है, और समुदाय के काम के लिए मिलने वाला जो दान होता है वो उससे उनकी आमदनी का वो स्रोत है, ठीक है। अब कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं काम करवाने के लिए समिति बनाती हैं। उदाहरण के लिए निर्माण समिति हो गई। मान लीजिए कि गांव में एक सामुदायिक केंद्र का भवन बनवाना है, तो यह काम निर्माण समिति करेगी। इन समितियों में कुछ सदस्य ग्राम सभा के होते हैं और कुछ पंचायत के होते हैं। ये दोनों मिलकर गाँव के विकास के लिए काम करते हैं। अब देखते हैं कि जो हरदास है वो ग्राम पंचायत ने क्या क्या काम किया है, ठीक है। हरदास गांव की ग्राम सभा में पानी की समस्या को सुलझाने के लिए जो विकल्प दिए गए थे वे क्या हैं, आपको याद है? वो ऐसे बात कर रहे हैं आपस में। अब ये जो पानी वाला मुद्दा था इसको दोबारा उठाया गया, और दोबारा उठाया गया तब जब इस बैठक में सरपंच, पंच और सचिव तीनों उपस्थित थे कि अब इस बात को अब तुम यहाँ पर उनके सामने करो, ठीक है। अब पंचायत के सदस्यों ने पहले कुआं साफ करने और 2 हैंडपंपों को गहरा करने के लिए विकल्प पर सोच विचार किया, ताकि गांव को पानी के बिना ना रहना पड़े।
कि मतलब स्टार्टिंग ऐसे कर लेते हैं, फिर आगे देखते हैं कि क्या करना है। अब सरपंच ने सुझाव दिया क्योंकि चूंकि पंचायत के पास हैंडपंप की देखरेख के मद में कुछ पैसा है, सो उन्हीं पैसों से इस काम में लगाया जा सकता है। इस पर सभी सदस्य मान गए और सचिव ने उनके निर्णय को रजिस्टर में दर्ज कर लिया। ठीक है, हाँ भाई ये निर्णय हुआ, ये मैंने रिकॉर्ड रख लिया। उसके बाद सभी सदस्य मिलकर समस्या के स्थायी हल पर विचार करने लगे। मतलब ये तो क्या था, ये तो एक टेम्परेरी था, ये एक टेम्परेरी उन्होंने हल निकाला था। अब क्या करने लगे, अब वो परमानेंट सॉल्यूशन के ऊपर वर्क करने लगे। उनको पता था कि अगली बैठक में ग्राम सभा के सदस्य फिर से प्रश्न पूछेंगे कि आपने ये काम किया या नहीं करा, क्या जल संरक्षण से पानी के स्तर में कोई विशेष फर्क पड़ेगा, या इस पर बहुत चर्चा हुई और अंत में यह निर्णय लिया गया कि ग्राम पंचायत खंड विकास अधिकारी से बात करेगी, इस योजना पर अधिक जानकारी इकट्ठा करेगी। ठीक है, अब बात हो रही है परमानेंट सॉल्यूशन के ऊपर। अब पंचायत के 3 स्तर की बात हो रही है यहाँ पे कि पंचायत के 3 स्तर कौन कौन से हैं। हरदास गांव का नाम है। हरदास गांव की ग्राम सभा और पंचायत के बारे में पढ़ने के बाद आपको समझ में आ ही गया होगा कि पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है। अगर लोकतांत्रिक सरकार की बात करी जाती है, क्योंकि प्रीवियस चैप्टर्स में हमने पढ़ा था कि लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है, 2 सरकारों के बारे में पढ़ा था, लोकतांत्रिक सरकार और राजतंत्रीय सरकार। यहाँ पर लोकतंत्र की बात हो रही है। तो जो उसका पहला स्तर होता है वो होता है ये ग्राम पंचायत। अब ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेही होती है, मतलब ग्राम पंचायत को जवाब देना होता है ग्राम सभा को, क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही उसे चुनते हैं। समझ गए, ग्राम सभा के लोग ही ग्राम पंचायत को के लोगों को चुनते हैं, इसलिए उनका उत्तरदायित्व बनता है कि वो ग्राम सभा के लोगों को पूरा रिकॉर्ड दें, क्या क्या वर्क हुआ है, कितना कितना काम हुआ है। अब पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी 2 और स्तरों पर होती है। ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर विकास खंड का होता है। विकास खंड क्या होता है, इसमें जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं जिसको। एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें होती हैं। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारी 5 ग्राम पंचायतें हो गई। ठीक है, अब ये क्या है, ये सब मिलके क्या होती है, ये होती है एक पंचायत समिति। ठीक है, ये क्या होती है, एक पंचायत समिति होगी। पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत या जिला परिषद होती है। अब इसके भी ऊपर अगर हम बात करें तो वो कौन होता है, वो हो गई आपकी जिला पंचायत, या फिर आपकी आ जाती है वो जिला परिषद। ठीक है, समझ में आ गया। अब यह तीसरा स्तर होता है। अब पहला स्तर आपको समझ में आ गया, ग्राम पंचायत हो गई, फिर पंचायत समिति हो गई और फिर जिला परिषद हो गया। जिला परिषद एक जिले के स्तर पर विकास की योजनाएं बनाता है कि जो एक डिस्ट्रिक्ट है, एक जिला है, उसके विकास के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, उनकी जो योजनाएं बनाई जाती हैं ये वो काम करते हैं। अब पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों में आवंटित राशियों के वितरण की व्यवस्था भी करती है कि विकास के लिए कितने कितने धन की आवश्यकता होगी, इसका जो वितरण ये सारा कुछ होता है ये भी जिला परिषद करती है। अब संविधान में दिए हुए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य ने पंचायत से जुड़े कानून बनाए हैं, इसलिए पंचायत संबंधी कानून हर राज्य में कुछ अलग अलग हो सकते हैं। इसके पीछे मुख्य विचार यही है कि अपने गांव की व्यवस्था में लोगों की भागीदारी बढ़े और उन्हें अपनी आवाज़ उठाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौके दिए जाएं। ठीक है, आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि जो हरदास गांव है वो किस किस समस्या का सामना कर रहा था, किस किस तरीके से एक आपका स्तर डिवाइड है। ये चैप्टर्स जो है ना, आप इन्हें बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। आपके सिलेबस में डिटेल में लिखा गया है, नोट करके लिखा गया है कि इफ़ यू वांट टू क्लियर योर सीटेट एग्जामिनेशन फॉलो द एनसीईआरटी सिलेबस। आपको एनसीईआरटी सिलेबस को घोट के पी जाना है, इनकी बुक्स को। ये मत करिए कि अरे इस चैप्टर में से तो कुछ भी नहीं आने का। आपको एक एक चीज़ को बहुत ही डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी जाके अब आप सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि अब वो नहीं है लेवल कि आपने 10 दिन पढ़ा और आपका सीटेट क्लियर हो गया। आपको बहुत ही अच्छा मौका दिया गया है इस बार अपना एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, तो तैयारी बहुत अच्छी शुरू कर दीजिए अपनी आप। और वीडियो को शेयर भी करें कि जो लोग एसएसटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएसटी पेपर 2 की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो चैनल के साथ जुड़ सकें, क्योंकि यहाँ पर मैं कंप्लीट सिलेबस आपको कराऊंगी विद पीवाईक्यूज़, आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी
सब कुछ आपको यहाँ पर एक सीक्वेंस में मिलेगा, तो आपको ये नहीं रहेगा कि यहाँ से ये है, ये टॉपिक नहीं मिल रहा, ऐसा नहीं है। सारे टॉपिक्स आपको मैं यहाँ पर कंप्लीट कराऊंगी, ठीक है। तो ये आप चैप्टर्स करिए और बाकी के जो चैप्टर्स हैं वो भी कर लीजिए जो मैंने पहले कराए हैं। अब आपकी ये आज मंडे आपकी क्लास हो गई है और इवनिंग में आपकी 7 बजे आपकी ये क्लास होती है, ठीक है। मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, और संडे को हम तीनों क्लासेस का रिवीजन करते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपनी वेडनेसडे की क्लास में, तब तक आप अपना ये सारा कुछ कवर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।